नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं विक्रांत यादव। दोस्तों, आप सबके लिए आज ऑडिटिंग की दूसरी क्लास लेके आया हूं। अपन ने एक क्लास ऑडिटिंग की कंप्लीट कर ली थी। दोस्तों, आज की इससे पहले जो अपन ने क्लास की आधे घंटे की, वो दोस्तों अंकेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे हुई, केवल अपन ने ये देखा था। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि अंकेक्षण की परिभाषा, अंकेक्षण होता क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया कि अंकेक्षण कार्य होता क्या है और ये अंकेक्षण कार्य किस प्रकार से होता है, तो दोस्तों आपको पूरी ऑडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास आपके लिए पूरा अंकेक्षण समझने के लिए आधार का काम करेगी। तो दोस्तों, आज की क्लास को ध्यान से समझना है, आराम से समझना है, एक एकाग्र होके समझना है। क्योंकि दोस्तों आज की क्लास आपकी पूरा अंकेक्षण समझने में, ये समझ लेना कि आधार का काम करेगी, बेस का काम करेगी। अगर आज आपको अंकेक्षण का अर्थ और अंकेक्षण होता क्या है, किस प्रकार की ये प्रक्रिया है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया, तो आगे दोस्तों मैं आपको अंकेक्षण पढ़ाने में और समझने में आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, विशेषकर कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए तो अंकेक्षण शब्द कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर एग्जाम में 20 दिन बचे हैं। दोस्तों, अक्टूबर माह में संभावित है आपकी एग्जाम, सितंबर माह में आपकी एग्जाम नहीं होगी। ये मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। और मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बना के डाला था कि आपकी इस निर्धारित समय पे एग्जाम नहीं होगी। तो कुछ स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया था। लेकिन मेरा दोस्तों आपको आपको मार्गदर्शन करने का उद्देश्य होता है। इसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं होता है कि मैं आपको भ्रमित करूं। दोस्तों, मैं किसी के लाइफ के साथ नहीं खेल सकता। मैं किसी को गलत मार्गदर्शन नहीं करता। मैं अपनी तरफ से अच्छा मार्गदर्शन देने की प्रयास करता हूं। और दोस्तों, मैंने आपको सामान्य वित्तीय लेखा नियम मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया, तो मैंने किसी को ये नहीं कहा था कि मैं आरएसआर पढ़ाऊंगा बाद में। दोस्तों, मैंने जैसे ही सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट किया, तो आप में से कुछ स्टूडेंट ने कहा सर आरएसआर भी करवा दो, तो मैंने आरएसआर करवा दिया। फिर आप में से कुछ स्टूडेंट ने कहा सर ऑडिट करवा दो, तो मैंने ऑडिट करवा दिया। तो दोस्तों, जितना समय मिलेगा उतना मैं आपके लिए, मुझे लगेगा कि मेरे को ये चीज लेके आना चाहिए, वो मैं प्रयास करूंगा। दोस्तों, आज की क्लास को समझिए। अगर आपको अंकेक्षण को अच्छे से समझना है तो आज की क्लास में पूरा फोकस करिए। दोस्तों, सबसे पहले मान लो दोस्तों एक दुकानदार है। अब कोई दुकान है दोस्तों, आपने कर ली एक दुकान। दुकान किसने की? आपने कोई एक दुकान कर ली। तो दोस्तों, अब दुकान कर ली तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा दोस्तों? दुकान का किराया देना पड़ेगा, पानी का कैंपर रखवाएंगे तो पानी के कैंपर के भी पैसे देने पड़ेंगे। लाइट का बिल देना पड़ेगा। फर्नीचर लाना पड़ेगा आपको दुकान करोगे तो। और आपको क्या क्या खर्चे करने पड़ेगी, वो खर्चों की मैं एक बार लिस्ट लिख रहा हूँ। मोटे तौर पर दोस्तों, दुकान करोगे तो किसी शहर में तो दुकान का किराया देना पड़ेगा, पानी का कैंपर भी मंगाना पड़ेगा, लाइट का बिल भरना पड़ेगा, फर्नीचर लगाना पड़ेगा। और दोस्तों, बेचने के लिए आपको सामान भी क्रय करना पड़ेगा। सामान क्रय, इसको अपन क्या कहेंगे, क्रय बोलते हैं केवल। और दोस्तों, विक्रय भी करोगे, फिर क्या करोगे? आपका उद्देश्य क्या है? पैसे कमाना है तो दोस्तों विक्रय करोगे, बेचोगे तभी तो पैसे आएंगे। तो दोस्तों विक्रय किया जाएगा। दोस्तों, आप पैसे रोज रोज पैसे, मान लो आपकी दुकान पे डेली पैसों का कलेक्शन आएगा, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि मैं इन पैसों को घर पे ही रखूं। दोस्तों, कहाँ पे बैंक में भी जमा कराओगे अपने पैसों को अपने खाते में।
बैंक में क्या खुलवाओगे? खाता भी खुलवाओगे। दोस्तों बैंक से आप किसी को भुगतान करना है, मान लो किसी से आपने बेचने के लिए सामान क्रय किया है तो उसको भुगतान करना है, तो उसको क्या दोगे? चेक जारी करोगे, चेक से भुगतान। तो दोस्तों ये बहुत सारी, मैंने तो ये आपको समझाने के लिए कुछ मदें लिखी हैं। तो इस प्रकार से जो वित्तीय लेन देन जितना भी होता है, क्या होता है वित्तीय लेन देन? तो दोस्तों जो भी जितने भी प्रकार का इस प्रकार से जो वित्तीय लेन देन जो होता है, इस संपूर्ण वित्तीय लेन देन को के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, कि संपूर्ण किराया भुगतान किया, कैंपर दिया, लाइट का बिल, फर्नीचर दिया, सामान क्रय करते रहते हो, साल भर सामान बेचते रहते हो, बैंक में पैसे जमा कराते रहते हो, बैंक से डायरेक्ट भुगतान करते रहते हो। तो दोस्तों इन सब चीजों का साल भर का आप अगर लिखोगे नहीं उचित तरीके से, तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपके व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि? यानी आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये आपको कैसे पता लगेगा? तो दोस्तों इनका प्रॉपर रूप से क्या करना पड़ेगा? आपको लेखा जोखा रखना पड़ेगा, आपको बही खाते बनाने पड़ेंगे, आपको लिखना पड़ेगा उचित जगह पे सबको। तभी तो आप साल के अंत में हिसाब लगा कर ये पता कर पाओगे कि मेरे व्यवसाय में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तभी तो आप पता कर पाओगे। एक एक खर्चे को आप लिखोगे, एक एक भुगतान को आप लिखोगे, एक एक प्राप्ति को आप लिखोगे। फिर दोस्तों ये भी तो आपको याद रखना होगा कि उधार किसको सामान दिया है। तो दोस्तों उधार का भी लेखा करना होगा। अब उधार खरीदा है, उधार खरीदा है तो वो भी आपको लिख के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने उधार खरीदा है किसी से सामान, तो अगला व्यक्ति ये कह दे कि अगर आपने नोट नहीं किया तो अगला तो ये कह देगा 50,000 का उधार लाए हैं सामान, तो आपको याद थोड़ी रहेगा रूटीन में कितने खर्चे होंगे, कितनी बार ग्राहक आएंगे आपके पास, बहुत बार दिन में सामान बेचेंगे, बहुत बार आपके पास सामान आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रत्येक चीज याद नहीं रहेगी। तो इसलिए क्या किया जाने लगा, वित्तीय लेन देन का लेखा किया जाने लगा। क्या किया जाने लगा? लेखा किया जाने लगा, लिखा जाने लगा वित्तीय लेन देनों को, ताकि समय पर पता लग सके कि हमारा व्यापार घाटे में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है। तो दोस्तों इस स्थिति से मैं अब इन सब का विवरणों का लेखा कैसे करें, किस प्रकार से करें, उस पूरी वैज्ञानिक विधि है एक तरह से, उसको अपन लेखांकन प्रक्रिया कहने लगे। लेखांकन प्रक्रिया कहने लगे, लेखा शास्त्र एक तरह से कहा जाने लगा। तो दोस्तों ये जो पूरी प्रक्रिया में जो खर्चा होने लगा उसको लेखा शास्त्र कहा जाने लगा, लेखांकन कहा जाने लगा। तो दोस्तों अब ये वित्तीय लेन देन जो होते हैं उनका लेखा करने की जो प्रक्रिया है, उनका हिसाब किताब रखने की पूरी प्रक्रिया है, वो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से लेखे रखे जाते हैं। कोई भी व्यापारी होता है किस प्रकार से लेखे रखता है, खाते रखता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना यार, दुकान भी हो सकता है दोस्तों, कंपनी भी हो सकती है, कंपनी में भी इसी प्रकार से खर्चे होते हैं, इसी प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं। कोई कंपनी हो गई, कोई दुकान हो गई, कोई और संस्था भी, कोई भी किसी भी प्रकार की हो गई, तो वो सब के लिए ऐसी स्थिति है। कोई साझेदारी हो गई, साझेदारी, दो पार्टनर मिलके कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उनके भी व्यापार में इसी प्रकार मदे होती हैं। तो उन सबको क्या करना पड़ता है, तभी तो पता लगेगा कंपनी, साझेदारी, दुकान या कोई किसी व्यक्ति का व्यवसाय घाटे में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, नुकसान में तो नहीं जा रहा है। तो इन सब चीजों का प्रत्येक वर्ष हिसाब किताब रखने के लिए वित्तीय लेन देनों का क्या क्या जाने लगा, लेखा, अरे उसको लेखा शास्त्र कहा जाने लगा उस पूरी प्रक्रिया को। अब इस लेखांकन में होता क्या है, अब समझना। लेखांकन प्रक्रिया में सबसे पहले तो क्या होता है, एक पुस्तक में लिखा जाता है ये प्रत्येक जो भी वित्तीय लेन देन हुआ, दुकान किराया चुकाया, कैंपर का पानी का बिजली का बिल चुकाया, फर्नीचर खरीदा, सामान क्रय किया, विक्रय किया, बैंक में जमा कराया, चेक से भुगतान किया, किसी को उधार दिया, इन सब का
इन सब जितने भी खर्चे होते हैं उनको एक पुस्तक में लिखा जाता है, उसका नाम है जर्नल। फिर जर्नल पुस्तक में डेली का डेली, इसमें डेली बेसिस पे लिखा जाता है, प्रतिदिन के आधार पर आज जितना भी लेन देन हुआ वो सब इसमें लिख दिया जाता है, एक ही पुस्तक में सब कुछ लिख दिया जाता है। इसके बाद दूसरी जो पुस्तक अपनाई जाती है वो होती है खाता बही। एक पुस्तक बनाई जाती है खाता बही। इसमें क्या किया जाता है, मान लो आपसे राम भी उधार ले जाता है, आपसे दोस्तों राज भी उधार ले जाता है, आपसे राम भी उधार ले जाता है, राज भी उधार ले जाता है, अनंत भी उधार ले जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे व्यक्ति आपसे उधार ले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आपने इसमें आज की तारीख के पन्ने पे बहुत सारे विवरण, ये सारे विवरण आज की तारीख के पन्ने पे लिख दिए। तो दोस्तों अब अगली तारीख के पन्ने पे पेज होगा, तो उस दूसरे पेज पे लिखोगे तो इसमें कहीं राम उधार ले गया था तो वो एक पेज पे तो आज के पे रह गया। फिर 3 दिन बाद वापस से राम कुछ सामान उधार ले गया तो वो 3 दिन बाद उसका अगले पेज पे लिखा गया जर्नल में। फिर राज 2 दिन बाद ले गया, उसका उस पेज पे लिखा गया। फिर राज 5 दिन बाद फिर उधार ले जाता है, वो अलग पेज पे हो गया। तो दोस्तों इन सब को क्या किया जाएगा, इसमें जो अलग अलग जगह पे हो गई, क्योंकि ये दिनांक वाइज तैयार की जाती है जर्नल। आज के लेन देन इसमें सारे लिख दिए जाते हैं, कल के पूरे आगे लिख दिए जाएंगे। इस प्रकार से दिनांक वाइज समय अनुसार लिखी जाती है जर्नल। तो इसलिए इसमें इसमें एक जगह पे नहीं होता। अब आपसे मान लीजिए 1 महीने बाद राम आता है कि भाई बता मेरा हिसाब कितना है, कितने रुपए मुझे तेरे को चुकाने हैं। तो जब राम आपके पास आएगा 1 महीने बाद तो आपके कोई तो एक पन्ने पे है, कोई 1 महीने के बीच बीच में तारीख के अलग अलग पन्नों पे मिलेगा जर्नल में। तो आपसे वो आप उसको कैसे बताएंगे कि मैं आपके इतने रुपए मांगता हूं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये खाता बही रखी जाती है। इसमें से राम से संबंधित सारी, इसमें अलग अलग व्यक्ति के, जैसे राम व्यक्ति है तो राम का एक अलग खाता खोल दिया जाता है, एक पेज पे इस प्रकार से फॉर्मेट होता है। यहाँ डेट होती है, यहाँ पर्टिकुलर होता है, या यहाँ अमाउंट होता है, या डेट पर्टिकुलर और अमाउंट इस प्रकार से होता है। तो राम के खाते में जो राम लेके जा रहा है उधार वो रोज इसमें लिख दिया जाएगा। ठीक है, जो लेके जा रहा है यहां से यहां चढ़ा दिया जाएगा इसमें से देख करके, और राम के खाते में पूरा विवरण एक साथ चढ़ा दिया जाएगा। अब राम जैसे ही आएगा टोटल करके अपन बता देंगे कि भाई तू इतने इतने तारीख को यहाँ से देख देख के, इसमें से देख करके, इसमें प्रत्येक तारीख वाइज इसमें लिख दिया जाएगा राम के खाते में। तो जब राम आएगा तो अपन उसको देख के बता देंगे कि भाई इतने इतने तारीख को तू ये सामान ले गया और टोटल तेरे इतने हुए। राम जमा कराएगा तो यहाँ पे उसको, जब राम अपने को भुगतान करेगा जमा कराएगा तो यहाँ पे उसको घटा देंगे कि इतने रुपए तने इतने इतने तारीख को दिए, उसके बाद तेरे इतने रुपए बचे। तो दोस्तों इस प्रकार से फिर खाता बही तैयार की जाती है। खाता बही क्या होता है, वर्गीकरण हो गया। अब ये वर्गीकरण हो गया ना, खाता बही में राम का जगह एक जगह लिखा जाता है, फिर श्याम का एक पेज पे खाता होगा, फिर राज का एक पेज पे खाता होगा। तो इस प्रकार से खाता बही में अलग अलग पेज पर अलग अलग व्यक्ति के खाते बन गए, तो ये वर्गीकरण हो गया। तो दोस्तों ये खाता बही है, ये वर्गीकरण की प्रक्रिया है। तो दोस्तों ये जर्नल जो होती है जर्नल, वैसे दोस्तों ये आप अकाउंटिंग वाला पार्ट जहां से पढ़ के आए हो वहां पढ़ के आए होंगे। जर्नल जो होती है दोस्तों, ये जर्नल जो होती है मुख्य पुस्तक, ये दिनांक वाइज तैयार की जाती है, या समय व समय अनुसार।
फिर दोस्तों जर्नल के बाद क्या तैयार की जाती है? खाता बही। इसमें अलग अलग खाते खोले जाते हैं। फिर खाता बही को तैयार करने के बाद एक तलपट बनाया जाता है। दोस्तों ये अकाउंटिंग आप पढ़ के आए हैं, अगर आपने अकाउंटिंग वाला पोर्शन पढ़ लिया ना तो ये चीजें आपने पढ़ ली होंगी। तलपट के बाद में बनता है P&L अकाउंट, यानी लाभ हानि खाता। और इसके बाद बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। अब ये जो खाता बही है, इसमें क्या प्रक्रिया होती है दोस्तों? वर्गीकरण की प्रक्रिया। अभी मैंने समझाया कि किस प्रकार से वर्गीकरण होता है। अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग खाते खोल दिए जाते हैं, पेज पर अलग अलग व्यक्तियों की मदों को एक साथ लिख दिया जाता है एक ही खाते में। राम की सब, राम का पूरा लेन देन है वो राम के खाते में, श्याम के साथ पूरा लेन देन क्या वो श्याम के खाते में, जिससे अपन सामान परचेज करके ला रहे हैं जिस कंपनी से, जिस संस्था से, उसका उसके खाते में। तो एक जगह पे लिख दिया जाता है। तो ये खाता बही हो गई। तो ये क्या हो गया? वर्गीकरण हो गया। अलग अलग व्यक्ति से संबंधित मदों को अलग अलग खाते में भेज दिया जाता है, तो वर्गीकरण की प्रक्रिया कहलाती है खाता बही। तलपट क्या करता है? ये दोस्तों गणितीय शुद्धता के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बनाया जाता है? गणितीय शुद्धता के लिए बनाया जाता है तलपट। और दोस्तों लाभ हानि खाता होता है, ये किसके लिए? लाभ या हानि जानने के लिए। नाम से ही पता लग रहा है, लाभ या हानि जानने के लिए कि लाभ हुआ या नहीं पूरे साल में, या हानि हुई क्या हुआ एक निर्धारित समय में। आपने ने मान लो 6 महीने व्यापार किया तो 6 महीने में अपने को लाभ हुआ या हानि हुई। 1 साल व्यापार किया तो 1 साल में लाभ हुआ या हानि हुई। पूरे व्यापार में ये जानने के लिए, फायदा हुआ नुकसान हुआ जानने के लिए बनाया जाता है। तो इसको क्या क्या कहते हैं इन दोनों को? और ये बैलेंस शीट होती है, ये अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति बताता है। और ये क्या बताता है? लाभ हानि बताता है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। अब दोस्तों मैंने ये जो पूरी प्रक्रिया, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास ये समझने के लिए आपके पास उपलब्ध रहे। अब समझना, लेखांकन की प्रक्रिया में सर्व प्रारंभ में क्या होता है? जर्नल बनती है। जर्नल के बाद क्या बनता है? खाता बही बनती है। खाता बही के बाद क्या बनता है? तलपट। और तलपट के बाद क्या बनता है? P&L अकाउंट। और P&L के बाद क्या बनता है? बैलेंस शीट। ये दोस्तों लेखा जोखा रखने की पूरी प्रक्रिया बता दी मैंने आपको। ये लेखा जोखा रखते समय ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब इसमें से दोस्तों ये तलपट तक की प्रक्रिया, ये प्रारंभ से लेकर के तलपट तक की प्रक्रिया दोस्तों, ये तलपट तक की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? इसको पुस्त पालन बोलते हैं। बुक कीपिंग। बुक कीपिंग बोला जाता है, इंग्लिश में बुक कीपिंग बोलते हैं।
हिंदी भाषा में पुस्त पालन बोलते हैं। लेखांकन की प्रक्रिया में जर्नल से प्रारंभ करके खाता बही और तलपट तक के बनाने का कार्य जो लेखांकन में होता है, यहाँ तक का कार्य, उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? पुस्त पालन या बुक कीपिंग बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विवरण। तो दोस्तों आपसे पूछे, सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुस्त पालन किसे, पुस्त पालन में कहां तक की प्रक्रिया आती है? तो तलपट बनाने तक की प्रक्रिया को पुस्त पालन कहते हैं। आपको याद हो जाएगा, तलपट बनाने तक की प्रक्रिया को पुस्त पालन कहते हैं। इसको अपन ट्रायल बैलेंस भी कहते हैं। ट्रायल बैलेंस कहते हैं इंग्लिश में तलपट को। तो दोस्तों तलपट तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लेखांकन की लेखा जोखा रखने की तलपट बनाने तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुस्त पालन कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, वित्तीय विवरण कहते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है? कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है वो ऑप्शन में दे देगा। ऑप्शन नंबर 1 लाभ हानि खाता, ऑप्शन नंबर 2 बैलेंस शीट, ऑप्शन नंबर 3 तलपट और ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों तलपट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, इस प्रकार से पूछ सकता है। वित्तीय विवरण में क्या आता है? वित्तीय विवरण में लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट आती है। वित्तीय विवरण में क्या आता है? लाभ हानि खाता आता है और बैलेंस शीट आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण कौन बनाता है इसमें दोस्तों? ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस बनता है। ये यहां तक की प्रक्रिया बुक कीपिंग कहलाती है। यहां से आगे पीएनएल अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण कहलाता है। और दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया किस में आती है? ये अकाउंटेंसी में आती है। पूरी प्रक्रिया किस में आती है? अकाउंटेंसी में आती है। हेलो, चलानी है? ठीक है, ठीक है। दोस्तों ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ गया। ये लेखांकन की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेखांकन कहलाती है अकाउंटेंसी का भाग है, लेखा शास्त्र का भाग है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? लेखा शास्त्र कहलाती है। और यहां से प्रारंभ होता है लेखांकन। दोस्तों समझना, ये पूरी प्रक्रिया जो यहां से लेकर के अपन ने यहां तक की है, ये सब किस में आती है? लेखा शास्त्र शब्द में आती है। और यहां से प्रारंभ, जहां से पुस्त पालन समय से प्रश्न पूछता है दोस्तों, जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं उसी प्रकार प्रश्न पूछता है। जहां पुस्त पालन समाप्त होता है वहां से लेखांकन प्रारंभ होता है। ये बात बिल्कुल सही माननी है आपको। यहां पुस्त पालन समाप्त हुआ, वहां से लेखांकन प्रारंभ होता है। और जहां लेखांकन समाप्त होगा वहां से अंकेक्षण प्रारंभ होगा। आप समझ में आ गया होगा। अब इस डायग्राम को आप फेयर बना लेना, इस प्रकार से फेयर बना लेना। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने तो बिल्कुल रफ रूप में किया है। तो दोस्तों जो ये लेखांकन की प्रक्रिया में है, अब अपन अपने अंकेक्षण पे आते हैं। मैंने थोड़ा सा बेस तैयार किया आपका। अंकेक्षण में क्या किया जाता है दोस्तों? सबसे पहले जो जर्नल बनती है,
खाता बही बनती है। तलपट बनता है। बैलेंस शीट। अब समझना दोस्तों, ये जो अंकेक्षण की अपन जो प्रक्रिया अपनाएंगे दोस्तों, ये सबसे पहले तो ये जर्नल क्यों बनाई जाती है दोस्तों? ये जर्नल बनाई जाती है दिन प्रतिदिन के लेखे जोखे रखने के लिए। खाता बही प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग पता रहे अपने को, किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, किससे कितना सामान मंगाया, किस व्यक्ति को कितना भुगतान कब किया गया, वो एक जगह पे एक खाते में एक व्यक्ति से संबंधित मिल जाए खाता बही। और ये खाता बही, जर्नल और तलपट ये सब क्यों बनाए जाते हैं? लाभ हानि याद करने के लिए, क्योंकि ये बनाएंगे तभी लाभ हानि खाता बनेगा और लाभ और हानि का अपने को पता लगेगा। तो ये सब इसके लिए बनाए जाते हैं। और ये आर्थिक स्थिति जानने के लिए कि व्यवसाय की स्थिति कैसी है, कितनी संपत्ति अपने पास, कितना अपने पास स्टॉक पड़ा है, वो सब स्थिति एक निश्चित तारीख को जानने के लिए क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। तो दोस्तों ये दोनों बनाने के लिए सारांश किन में है? ये सारांश है दोस्तों। ये क्या है? सारांश है। ये दोनों क्या है? सारांश है और ये सारांश है। तो अंकेक्षक का कार्य क्या है? वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना। मैंने अभी आपको समझाया था पीएनएल और बैलेंस शीट को क्या बोलते हैं? वित्तीय विवरण बोलते हैं। वैसे तो इसमें कैश फ्लो भी आता है, फंड फ्लो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है, लेकिन अपन उन पे ज्यादा अभी चर्चा नहीं करेंगे। आपको तो इंट्रोडक्शन ही रूप में चलना है। वित्तीय विवरण ये दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट वित्तीय विवरण है। तो अंकेक्षक का कार्य क्या है? वित्तीय विवरणों पर अपनी राय रखेगा। ये क्या करेगा? अपनी राय रखेगा। अपनी राय रखेगा और राय में क्या रखेगा कि यह सही व उचित स्थिति प्रकट कर रहे हैं या नहीं। अब दोस्तों मैंने आपको अंकेक्षण का बताया। अंकेक्षण क्या करता है? अंकेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अंकेक्षक का उद्देश्य होता है वित्तीय विवरणों पर, मतलब ये सारांश होते हैं, तो इन पर क्या करना? अपनी राय प्रकट करना कि ये सही और उचित स्थिति प्रकट कर रहे हैं या नहीं, ये राय रखता है। इनको चेक करेगा दोस्तों। इनको चेक करेगा तो उसको ये भी सब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये कहां से बने हैं? इनके ही तो सारांश रूप में लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बना है। ये तैयार हुए, इन्हीं के आधार पे तो ये तैयार हुए हैं। तो दोस्तों जब जर्नल के आधार पे खाता बही तैयार होती है और खाता बही के आधार पे तलपट, और तलपट और खाता बही के आधार पे पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है, तो दोस्तों इन पे डिपेंडेंसी हुई ना। तो दोस्तों उसको अंकेक्षक को क्या करना पड़ेगा? ये सही और इस उचित स्थिति लाभ हानि खाता सही लाभ और हानि बता रहा है या नहीं, इस पर अपनी राय रखेगा वो कि बिल्कुल सही लिखी हुई है मदे या नहीं, कोई गड़बड़ कर रखी है या नहीं, और बैलेंस शीट भी सही स्थिति बता रही है या नहीं, या इसमें भी कुछ झूठी मदे लिखी हुई हैं या गलत लिखा हुआ है कुछ। तो ये सब चेक करना अंकेक्षक का कार्य है। तो दोस्तों आपसे पूछे अंकेक्षक का मुख्य कार्य क्या है, तो दोस्तों वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना कि सही और उचित स्थिति प्रकट कर रहे हैं या नहीं, यही अंकेक्षक का मुख्य उद्देश्य है। 100% अंकेक्षक के आप नोट कर लेना। 100% अंकेक्षक के उद्देश्य से 100% 1% मिलेगा और यहीं से मिलेगा। तो आप याद कर लें, अंकेक्षण वित्तीय विवरण पर अपनी राय प्रकट करता है। अंकेक्षक का क्या कार्य है? अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है? वित्तीय विवरण पर अपनी राय प्रकट करता है कि वित्तीय विवरण सही और उचित व्यापार की स्थिति, इस व्यापार की स्थिति को सही और उचित रूप से ये प्रकट कर रहे हैं या नहीं। अब इसकी राय प्रकट करने के लिए अंकेक्षक को क्या करना पड़ता है?
तो दोस्तों अब अंकेक्षक को क्या करेगा, अंकेक्षक अपनी राय, अंकेक्षक अपनी राय किस पे प्रकट करेगा, लाभ हानि खाते और बैलेंस शीट पे। तो इन पे राय तभी प्रकट करेगा ना, वो तब पूरी प्रक्रिया को चेक करेगा। तो पूरी प्रक्रिया को चेक कैसे करेगा, सबसे पहले वो जर्नल के अंतर्गत जो एंट्री कर रखी है उन एंट्रियों को चेक करेगा कि ये एंट्रियां जर्नल में जो लिखा हुआ है कुछ भी वो सही लिखा गया है नहीं, क्योंकि प्रारंभ तो लेखांकन प्रक्रिया का यहाँ से हुआ है। तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए वो क्या करेगा, वाउचर देखेगा, बिल देखेगा, चेक देखेगा, या फिर और क्या होता है, कैश मेमो। रसीद देखेगा। तो दोस्तों ये वाउचर हुआ। मान लो उसने कोई उधार क्रय किया है तो उसको क्या मिलता है, बिल मिलेगा। मान लो इस व्यापारी ने, एक व्यापारी है राम, और राम ने कोई सामान उधार क्रय किया तो उसको बिल देगा ना वो जिससे क्रय किया है वो। तो दोस्तों वो बिल उसको सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि अंकेक्षक आके मांगेगा, वो यहाँ पे लिखेगा जर्नल में कि मैंने 50,000 का सामान उधार क्रय किया। दोस्तों आज की क्लास में ही आपको थोड़ा जोर आने वाला है, धैर्य पूर्वक पढ़ें, बाकी आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। दोस्तों 50,000 का सामान क्रय किया, इसने इसमें लिख दिया। जब अंकेक्षक आएगा इसके खातों को, राम ने परचेज किया 5,000 का सामान और 50,000 का, तो जब ये आएगा अंकेक्षक तो ये पूछेगा कि भाई ये 50,000 का सामान क्रय किया है तो इसका प्रूफ दिखा, सबूत मांगेगा। भाई कोई भी खर्चा हुआ है तो उसका सबूत तो होता है ना। तो दोस्तों प्रूफ मांगेगा। तो दोस्तों प्रूफ के रूप में ये क्या दिखाएगा, इसको बिल दिखाएगा कि साहब ये रहा बिल, 50,000 का मैंने उधार सामान क्रय किया है। इसी प्रकार से मान लो इसने फिर ये सामान क्रय किया तो इसको ये क्या करेगा, भुगतान, भुगतान करेगा 50,000 का। तो दोस्तों जब भुगतान किया तो ये क्या जारी करेगा, चेक जारी करेगा। तो ये उससे पूछेगा अंकेक्षक है कि भाई ये 50, ये लिखेगा अपनी जर्नल में, खाता बही में भी लिखेगा, पूरी प्रक्रिया में लिखेगा, बैलेंस शीट में बचा हुआ भुगतान लिखेगा कि कितने रुपए और देने हैं, वो दायित्व लिखेगा। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया में लिखेगा। तो दोस्तों ये भुगतान चेक से किया है इसने, तो ये अंकेक्षक है, इसको ये भुगतान का चेक के संबंध में ये प्रूफ मांगेगा कि भाई तेने यहाँ पे लिख रखा है कि 50,000 का तूने भुगतान किया, सामान क्रय किया था उसका, तो उसका प्रूफ दिखा। तो ये चेक बुक उठा करके चेक जारी की हुई चेक की क्या दिखाएगा, प्रति दिखाएगा, या क्या दिखाएगा, पासबुक दिखाएगा, पासबुक में चेक का भुगतान की एंट्री दिखाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इसके लिए प्रूफ हो गया ना, चेक भी। फिर तीसरा क्या है, वाउचर हो गया, कैश मेमो, किसी को नगद में भुगतान, मान लो ये चेक से, मान लो ये दुकान का किराया भुगतान करता है और दुकान का किराया जिसको देता है वो व्यक्ति इससे क्या लेता है, नगद में लेता है। तो दोस्तों नगद में ये कैश मेमो जारी करता है। जब नगद कोई चीज का विक्रय करता है, भुगतान करता है, तो कैश मेमो विक्रय करता है। मान लो कोई सामान बेचा इसने नगद में, तो कैश मेमो जारी करेगा, मतलब कि अपन रसीद नहीं देते हैं क्या, जब मान लीजिए अपन बिजली बोर्ड में पैसे जमा करा के आते हो, बैंक में पैसे जमा करा के आते हो, तो आपको रसीद मिलती है ना, वो सबूत मिलता है कि आपने हाँ पैसे जमा कराए, आपके पास भी एक प्रूफ होता है, बैंक भी एक प्रूफ रखता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ये जो भी प्रूफ के प्रकार हैं, सबूत के प्रकार हैं, इनके आधार पर अंकेक्षक चेक करेगा कि इसने खातों में जो मदें लिखी हैं वो वास्तव में सही हैं या नहीं है। फिर इनके आधार पे ये चेक करेगा कि खाता बही में बिल्कुल सही एंट्रियां की हुई हैं, नहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रखी है। फिर ये चेक करेगा कोई गणितीय गलती तो नहीं हो रखी है तलपट में। फिर ये लाभ हानि खाते में भी ये चेक करेगा कि प्रॉफिट हुआ है व्यवसाय में। यार आज फोन बहुत परेशान कर रहा है। लाभ हानि खाते में भी ये चेक करेगा
लाभ हानि खाते में भी ये चेक करेगा कि सही सही लिख करके जो मदें लाभ हानि खाते में लिखी जानी चाहिए थी वो लिखी है या अन्य आवश्यक मदें भी कोई लिखी हैं। फिर ये बैलेंस शीट चेक करेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया को चेक करके अंकेक्षक क्या करेगा, ये प्रूफ्स हैं, सबूत हैं, इनके आधार पे चेक करेगा और चेक करके इनको बताएगा कि लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट है इस व्यवसाय की, अपनी राय रखेगा उस पे कि ये सही सही और उचित स्थिति प्रकट कर रहे हैं। तो अंकेक्षक का ये उद्देश्य हो गया। मैंने आपको पूरी प्रक्रिया समझाई अंकेक्षण की। अब अंकेक्षण की आप परिभाषा देखना दोस्तों। पेज नंबर 1 है, यहां से आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा तभी लेते रहना। पेज नंबर 1 है, ये स्क्रीनशॉट ले लें। अब समझना अंकेक्षण की परिभाषा दोस्तों। आईसीएआई मतलब चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हाँ, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक परिभाषा दी गई है अंकेक्षक की कि अंकेक्षक होता कौन है, अंकेक्षण होता क्या है। तो दोस्तों एक निश्चित समय अवधि में तैयार किए गए वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण मैंने बता दिया, लाभ हानि खाता जिसको शॉर्ट में पीएनएल बोलेंगे, और बैलेंस शीट के संबंध में वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। तो दोस्तों वित्तीय विवरण में क्या आता है, पीएनएल और बैलेंस शीट आती है। तो एक निश्चित समय अवधि में तैयार किए गए वित्तीय विवरण सही और उचित स्थिति प्रकट कर रहे हैं या नहीं, इस पर विवेचनात्मक जांच करेगा। प्रूफ के आधार पे, सबूत के आधार पे जांच करेगा और विवेचनात्मक जांच करेगा और उसके बाद अंकेक्षक अपनी राय रखना है। तो दोस्तों अब अंकेक्षण की परिभाषा देखना। एक निश्चित समय अवधि में तैयार किए गए वित्तीय विवरणों से सही उचित प्रकटीकरण कर रहे हैं या नहीं, यह विवेचनात्मक जांच मानी जाती है और इसका उद्देश्य अंकेक्षक द्वारा राय प्रकट करना होता है। अंकेक्षण की परिभाषा होगी। तो दोस्तों अब आपसे यहां से प्रश्न पूछता है, परिभाषा में मान लीजिए पूछता है कि सीए इंस्टीट्यूट द्वारा या आईसीएआई द्वारा या कहे कि द चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा अंकेक्षक की परिभाषा दी गई है। तो दोस्तों सीए इंस्टीट्यूट की परिभाषा में आपको विवेचनात्मक जांच शब्द मिलेगा। तो विवेचनात्मक जांच शब्द, मान लो ये परिभाषा लिख करके आपसे पूछे कि ये अंकेक्षण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो दोस्तों ऑप्शन में आपको सीए इंस्टीट्यूट भी मिलेगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट मिलेगा या आईसीएआई मिलेगा। तो दोस्तों ये विवेचनात्मक जांच शब्द परिभाषा में मिले तो आपको टिक करना है, आईसीएआई द्वारा दी गई परिभाषा है। विवेचनात्मक जांच अंकेक्षकों को किसने माना है, आईसीएआई ने माना है। अब दूसरी परिभाषा किसकी है दोस्तों, बोटली बॉय की है। बोटली बॉय नामक एक व्यक्ति हुआ है जो कि वाणिज्य का एक तरह से जानकार कहें अपन। अंकेक्षण हिसाब किताब की पुस्तकों के उन प्रपत्रों व प्रमाणकों के आधार पर, ये बोटली बॉय क्या कह रहा है देखना दोस्तों, सुनना। अंकेक्षण हिसाब किताब की पुस्तकों की उन प्रपत्रों प्रमाणकों के से उनके आधार पर, ध्यान से सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनो, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आज दोस्तों। आज की क्लास में आपने धैर्य रख लिया ना तो ऑडिटिंग के आप क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप चुटकियों में कर पाओगे। अंकेक्षण हिसाब किताब की पुस्तकों की उन प्रपत्रों व प्रमाणकों से उसके आधार पर वे लिखे गए हैं उनके आधार पर जांच करना है। यह बुद्धिमत्तापूर्ण आलोचनात्मक जांच को कहते हैं। इसका उद्देश्य यह जानना होता है कि एक निश्चित अवधि के लिए लाभ हानि खाते द्वारा दिखाए गए व्यापारिक परिणाम व चिट्ठे द्वारा प्रदर्शित उस व्यवसाय की वास्तविक आर्थिक स्थिति ठीक ठीक निर्धारित की गई है या नहीं। तो दोस्तों बाटली बॉय की परिभाषा आपको एग्जाम में दे करके ये पूछे कि ये बोर्ड परिभाषा किसने दी है, ऐसे ये पूरी परिभाषा लिख देगा और आप ये दोस्तों ये परिभाषा लिख देगा और पूछेगा ये परिभाषा निम्नलिखित में से या इस परिभाषा का कुछ हिस्सा लिख देगा और आपसे पूछेगा कि यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई अंकेक्षण की। तो दोस्तों आपको इस परिभाषा में भी एक शब्द पकड़ना है, आलोचनात्मक जांच।
दोस्तों आलोचनात्मक जांच शब्द अंकेक्षण की परिभाषा में बोटली बॉय ने प्रयोग किया है। तो आलोचनात्मक जांच शब्द मिले तो वो परिभाषा बोटली बॉय की होगी। मैं आपको शॉर्ट में याद करने के लिए बता रहा हूं दोस्तों। और विवेचनात्मक जांच शब्द का प्रयोग आईसीएआई द्वारा किया गया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा। तो विवेचनात्मक जांच शब्द मिले तो वो अंकेक्षण की परिभाषा है। और बोटली बॉय के अनुसार अंकेक्षण की परिभाषा आलोचनात्मक जांच शब्द मिले उसमें, तो आपको ये टिक कर देना है बोटली बॉय। अब तीसरा दोस्तों, तीसरी परिभाषा अपने बोटली बॉय की भी देख ली। अब तीसरा, अंकेक्षण किसी भी संस्था चाहे लाभ कमाने के उद्देश्य से हो या नहीं हो, तथा चाहे उसका आकार वैधानिक स्वरूप कुछ भी हो, वित्तीय सूचना की स्वतंत्र जांच है अंकेक्षण, जबकि ऐसी जांच उस पर राय प्रकट करने के उद्देश्य से की गई हो। दोस्तों जहां कहीं आपको ये परिभाषा किसने दी है, अंतरराष्ट्रीय अंकेक्षण आश्वासन मानक मंडल, अंतरराष्ट्रीय अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक मंडल द्वारा दी गई है, जिसको शॉर्ट में IAASB कहते हैं। और इसके द्वारा ये परिभाषा में क्या कहा है, लाभ कमाने के उद्देश्य से हो या नहीं हो, सबका अंकेक्षण आवश्यक है। एक तरह से आपको शब्द मिले, लाभ कमाना उद्देश्य हो या नहीं हो, चाहे आकार कितना ही बड़ा हो संस्था का, चाहे छोटा हो, सभी के लिए जांच स्वतंत्र जांच है अंकेक्षण। और इसके अंदर उद्देश्यों के लिए की जाती है राय प्रकट करने के। ये तीन परिभाषाएं आपको याद रखनी है। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया। सीए इंस्टीट्यूट परिभाषा देता है तो वो क्या कहता है, विवेचनात्मक जांच शब्द का प्रयोग करेगा। बोटली बॉय परिभाषा करेगा तो आलोचनात्मक जांच का प्रयोग करेगा। और तीसरा कौन बचा, अंतरराष्ट्रीय अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक मंडल ये कहेगा चाहे संस्था लाभ के उद्देश्य से हो या नहीं हो, चाहे लाभ के उद्देश्य से हो या नहीं हो, संस्था का आकार चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको अंकेक्षण कराना है, ये कहना है अंतरराष्ट्रीय अंकेक्षण आश्वासन मानक मंडल का। अब दोस्तों मैंने ये तीनों परिभाषाओं को यहाँ पे सारांश रूप में लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। पेज नंबर 2 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये पेज नंबर 3 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपन साथ साथ लेते चल रहे हैं। सारांश दोस्तों, सीए इंस्टीट्यूट परिभाषा देगा तो विवेचनात्मक जांच शब्द मिलेगा उस परिभाषा में। आप बाटली बॉय क्या कहता है, आलोचनात्मक जांच कहता है ऑडिटिंग को। ऑडिटिंग को विवेचनात्मक जांच कौन कहता है, सीए इंस्टीट्यूट। बाटली बॉय आलोचनात्मक जांच कहता है। ये क्या कहता है, सभी संस्थाओं को करानी चाहिए चाहे लाभ कमा रही हो या नहीं कमा रही हो, ये कहता है अंतरराष्ट्रीय अंकेक्षण एवं आश्वासन मानक मंडल, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड की यह परिभाषा है। तीनों परिभाषाओं के लिए मैंने आपको सारांश रूप में याद करने के लिए बता दिया है। तीनों पेज का आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब पेज नंबर 4 दोस्तों, पुस्त पालन। मैंने आपको पुस्त पालन का अर्थ आराम से समझाया, अब अपन वापस से समझ लेंगे। यहाँ पे लेखांकन और अंकेक्षण, इन तीनों में अंतर क्या है, तीनों का अंतर अपने को समझना है। तो दोस्तों ये जो पुस्त पालन शब्द है, ये वित्तीय विवरणों को क्या किया जाता है, रिकॉर्डिंग का किया जाता है और वर्गीकरण किया जाता है। दोस्तों वित्तीय विवरणों का रिकॉर्डिंग और वर्गीकरण का कार्य किसमें होता है, पुस्त पालन में होता है। आपसे पूछ सकता है, ये अकाउंटिंग में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि पुस्त पालन के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो रिकॉर्डिंग और वर्गीकरण होता है दोस्तों। रिकॉर्ड करना, लिखना और वर्गीकरण करना होता है, ये पुस्त पालन में होता है। पुस्त पालन में क्या होता है, यहाँ प्राइमरी बुक्स, सेकेंडरी बुक्स और सब्सिडरी बुक्स और सेकेंडरी बुक्स और प्रिंसिपल बुक्स बनाई जाती हैं। ट्रायल बैलेंस भी बनाया जाता है। मैंने आपको अभी पढ़ाया पुस्त पालन, तब बताया था कि ट्रायल बैलेंस तक की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुस्त पालन कहलाती है। अब ये दोस्तों ये प्राइमरी सेकेंडरी बुक्स किस किस को कहते हैं, या वैसे आप अकाउंटिंग में पढ़ के आए होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने तो जबरदस्ती गले पड़ रही है ये चीजें। तो दोस्तों ये तो क्या है, रिकॉर्डिंग। ये है दोस्तों रिकॉर्डिंग।
दोस्तों ये रिकॉर्डिंग है। दूसरा ये क्या है, खाता बही क्या है दोस्तों, ये वर्गीकरण है। मैंने आपको समझाया था ये वर्गीकरण की प्रक्रिया है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये रफ पेज आपको काम मदद करेंगे समझने में। और तलपट का क्या काम है, गणितीय शुद्धता। तो दोस्तों यहां तक की प्रक्रिया किस में आती है, ये प्रक्रिया आती है पुस्तपालन। और ये आगे की प्रक्रिया किस किस में है, लेखांकन में। ये लाभ हानि खाता बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये लेखांकन में है। तो दोस्तों अब ये जो ये पुस्तक है, इसको क्या कहते हैं, इस पुस्तक को कहा जाता है प्राथमिक पुस्तक, प्राइमरी पुस्तक। और इस पुस्तक को भी जब ज्यादा बड़ा व्यापार है तो कई भागों में बांट दिया जाता है जर्नल को, तो उसको कहते हैं सब्सिडरी बुक। तो दोस्तों सब्सिडरी बुक कह देते हैं इसको। सब्सिडरी बुक को किसको बोलते हैं, सहायक पुस्तक। ये तो हो गए दोस्तों जर्नल के भाग। जर्नल के भाग हो गए। खाता बही का ये क्या होती है, मुख्य पुस्तक मानी जाती है। दोस्तों ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ये मुख्य पुस्तक मानी जाती है खाता बही। ये अकाउंटिंग में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये मुख्य पुस्तक। तो अब अपन ने अभी क्या पढ़ा है, अभी अपन पढ़ के आए वो लाइन ये है कि पुस्तक पालन के अंदर प्राथमिक पुस्तक, सब्सिडरी पुस्तक यानी कि सहायक पुस्तक, प्राथमिक पुस्तक या सब्सिडरी पुस्तक, मुख्य पुस्तक, इसको प्रिंसिपल पुस्तक या सेकेंडरी पुस्तक भी, द्वितीयक पुस्तक भी कहते हैं। और तलपट तक की प्रक्रिया किसमें आती है, पुस्तक पालन में। यही तो पढ़ा है अपन ने भी। क्या पढ़ा है अपन ने, देखो यही तो पढ़ा है। पुस्त पालन या वित्तीय लेन देनों की रिकॉर्ड करना, उनको वर्गीकरण करना किया जाता है। रिकॉर्ड जर्नल में होता है, वर्गीकरण खाता बही में होता है। प्राइमरी बुक्स या सब्सिडरी बुक्स किसको कहते हैं, जर्नल को कहते हैं। सेकेंडरी बुक या प्रिंसिपल बुक किसको कहते हैं, ये खाता बही को कहते हैं। तो प्राइमरी बुक सब्सिडरी बुक या सेकेंडरी बुक या प्रिंसिपल बुक बनाई जाती है और ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है ये पुस्तक पालन में। यही तो अपन ने समझाया। अब लेखांकन या वित्तीय विवरणों का रिकॉर्ड, संक्षिप्तीकरण एवं वर्गीकरण का कार्य किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। इसमें वित्तीय विवरणों का रिकॉर्डिंग, संक्षिप्तीकरण, वर्गीकरण तीनों, यहाँ तो रिकॉर्डिंग और वर्गीकरण तक की प्रक्रिया थी। दोस्तों ध्यान से सुनना, रिकॉर्डिंग और वर्गीकरण तक की प्रक्रिया थी। इसमें वर्गीकरण से आगे भी प्रक्रिया है, रिकॉर्डिंग, संक्षिप्तीकरण भी है, वर्गीकरण का कार्य किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। अब ये समझ लेंगे। जब यहां तक की प्रक्रिया हो गई, समझा दिया, अब यहां तक समझना बैलेंस शीट ये क्या है। बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता, इनको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, वित्तीय विवरण कहते हैं। तो लेखांकन के अंतर्गत वित्तीय विवरण बनाया जाता है। लेखांकन ये पूरी प्रक्रिया को भी लेखांकन कहते हैं, यहां से यहां लेकर के। और अगर पुस्तक पालन को अलग करें तो लेखांकन यहां से प्रारंभ होगा। पुस्तक पालन को अलग नहीं करेंगे तो पुस्तक पालन भी लेखांकन का भाग है, तब तो ये पूरी प्रक्रिया लेखांकन है ऊपर से नीचे तक। अगर पुस्तक पालन को अलग करेंगे तो दोस्तों पुस्तक पालन यहां तक होगा और यहां से लेखांकन प्रारंभ होगा। जहां पुस्तक पालन समाप्त हो रहा है वहां से लेखांकन प्रारंभ होगा। तो दोस्तों अभी अपन यही तो देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। क्या देख रहे हैं, देखना, या वित्तीय विवरणों को रिकॉर्ड करना जर्नल से लेकर के पूरी नीचे तक की प्रक्रिया लेखांकन का हिस्सा है। संक्षिप्तीकरण यानी कि वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी कि अपन खाता बही में जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो भी लेखांकन की प्रक्रिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रक्रिया इसमें की जा रही है उसके अलावा इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लेखांकन में बनाए जाते हैं। बुक कीपिंग जहाँ समाप्त होता है वहां से अलग अलग बुक कीपिंग को अलग कर रहा है। बुक कीपिंग समाप्त होता है वहां से क्या प्रारंभ होता है, लेखांकन प्रारंभ होता है। दोस्तों ये बात मैंने आराम से अभी आपको यहाँ पे बताई है।
मैंने आपको अभी बताई है ये बात। ये लेखांकन कहाँ से प्रारंभ हो रहा है? यहाँ बुक कीपिंग तलपट पे खत्म हो गया, आगे की प्रक्रिया लेखांकन है। तो जहाँ बुक कीपिंग समाप्त होता है वहां लेखांकन प्रारंभ होता है। अब अंकेक्षण। अंकेक्षण क्या है? ये वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र जांच होती है दोस्तों। कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर कोई काम नहीं कर पाएगा, आपके खाता बहियों को स्वतंत्र होकर जांच नहीं पाएगा, तो वो सही राय थोड़ी देगा। आप किसी के सिर में बंदूक रख के और ये कहोगे कि सही सही बता कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो सही थोड़ी बताएगा। वो डरता हुआ आप जैसा चाहोगे वैसा बताएगा। तो दोस्तों स्वतंत्र जांच है अंकेक्षण। वित्तीय विवरणों की क्या है? स्वतंत्र जांच अंकेक्षण। ऑडिटर या इसके सत्य और उचित होने के संबंध में अपनी राय रखता है। अकाउंटेंसी जांच समाप्त होती है, वहां अंकेक्षण शुरू होता है। अंकेक्षण समाप्त होता है, वहां अनुसंधान शुरू होता है। तो दोस्तों अब ये बात और समझ लीजिएगा, मैंने आपको बताया कि यहाँ तक की प्रक्रिया तलपट में आ गई, और यहाँ तक की प्रक्रिया लेखांकन में दोस्तों जब ये अंकेक्षक का कार्य क्या है? वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करेगा अंकेक्षक। जब अंकेक्षक अपनी वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करेगा तो दोस्तों ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तभी तो इन पे राय प्रकट करेगा। ये तैयार हो जाएंगे तभी तो राय प्रकट करेगा। तो जहां लेखांकन समाप्त होता है वहां पर अंकेक्षण प्रारंभ होता है, मतलब इसके बाद में अंकेक्षण यहां से प्रारंभ होगा। तो दोस्तों आपसे को सीधे शब्दों में समझ लेना, पुस्त पालन जहां समाप्त हो रहा है वहां लेखांकन प्रारंभ, जहां लेखांकन समाप्त होगा वहां अंकेक्षण प्रारंभ। यानी सबसे पहले पुस्त पालन का कार्य होता है, दूसरे नंबर पर अंक लेखांकन का, और तीसरे नंबर पर अंकेक्षण का कार्य होता है। ये यही लिखा हुआ है। बुक कीपिंग व्यवहारिक भाग है, अकाउंटिंग सैद्धांतिक भाग है। पीएनएल लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट बनाया जाता है, उसमें सिद्धांतों के आधार पर बनाया जाता है। और ऑडिटिंग आलोचनात्मक भाग है। ये आलोचनात्मक शब्द किसने यूज किया था अंकेक्षण के लिए? ये मैंने आपको परिभाषा के लिए भी बताया था। बोटली बॉय आलोचनात्मक शब्द का प्रयोग करता है। अब दोस्तों ऑडिटिंग के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समझिएगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का भी। आप एक एक पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलें दोस्तों, साथ साथ इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें। ऑडिटिंग के उद्देश्य दोस्तों, मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने आपको 2-3 बार समझा चुका, फिर बता रहा हूं। वित्तीय विवरणों के सही उचित होने के संबंध में राय प्रकट करना। दोस्तों राय प्रकट करना शब्द पकड़ना है वित्तीय विवरणों के सही और उचित होने के संबंध में अपनी राय प्रकट करना अंकेक्षक का ऑडिटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। ये याद रखना। अन्य उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों? कोई गलती है खातों में जब चेक करेगा ऑडिटर, तो कोई गलती होगी तो वो भी बताएगा। किसी ने कोई फ्रॉड कर रखा है, झूठे बिल के खर्चे खर्चे के झूठे बिना बिल के खर्चे दिखा रखे हैं, उसके पास खर्चे करने का बिल नहीं है, उसके पास खर्चे जो किए भुगतान की रसीद नहीं है, और झूठ मूठ में खर्चे दिखा करके अपने प्रॉफिट को छुपा रहा है कोई व्यक्ति, या फिर कोई व्यक्ति झूठे खर्चे दिखा करके किसी ने पैसे उठा लिए, तो उस फ्रॉड का भी पता लग जाएगा। वो जब खाता भाई की लेखों की जांच कौन करेगा? ऑडिटर जब जांच करेगा। तो अशुद्धि कपट को रोकना हो गया। जब इनको पकड़ेगा, इनका पता लगेगा, तो अपने आप रुकेंगे ना। ये प्रबंधकों को सलाह भी देगा कि ये कमियां हैं, ये गलतियां आपके खातों में इस प्रकार तैयार कीजिए। वैधानिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा। और नैतिक दबाव कर्मचारियों पर दोस्तों, कोई जांच करने वाला, सब कर्मचारियों को ये पता होगा कि ऑडिटर आएगा और वो आपके खातों की ऑडिट करेगा, आपके आप जो लेखा जोखा कर रहे हो उसकी जांच पड़ताल करेगा। तो वो दोस्तों नैतिक दबाव रहेगा, वो सही काम करेंगे। आर्थिक स्थिति का सही पता लगेगा, क्योंकि लाभानी बैलेंस शीट को चेक करेगा ऑडिटर, तो वो उसको सही स्थिति देखेगा, कोई गलती तो नहीं है। तो दोस्तों सही पता लगेगा, लाभानी भी सही पता लगेगा, पूरा विवरण पूरी लेखांकन प्रक्रिया को चेक करेगा अंकेक्षक, तो उसको लाभानी के भी सही का पता लग जाएगा। तो दोस्तों ऑडिटिंग के उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य वित्तीय विवरणों के सही और उचित होने के संबंध में राय प्रकट करना। अन्य उद्देश्य क्या है? अशुद्धि यहाँ से 1%, 100%, 100% यहाँ से पर्सन मिलेगा। ध्यान से सुनो दोस्तों, 100% यहाँ से पर्सन मिलेगा। अन्य उद्देश्य क्या है? अशुद्धि कपट को पकड़ना, अशुद्धि कपट को रोकना, का प्रबंधकों को सलाह देना, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, कर्मचारियों पर नैतिक दबाव डालना, असही आर्थिक स्थिति का पता लगाना, और लाभ हानि ज्ञात करना। तो ये हो गया अपने अंकेक्षक के उद्देश्य। दोस्तों यहाँ से भी 1% मिलेगा। मैंने आपको 2 क्वेश्चन तो बता दिए कहां से मिलेंगे।
अब अंकेक्षण की विशेषताएं। अंकेक्षण किसी भी संस्था, व्यापारिक और गैर व्यापारिक का किया जा सकता है। ऑडिटिंग किसी भी संस्था का हो सकता है, गैर व्यापारिक का भी हो सकता है। दोस्तों बैंकों की भी ऑडिट होती है दोस्तों, बैंकों की भी ऑडिट होती है, हॉस्पिटलों में भी, अस्पतालों में भी ऑडिट होती है। दोस्तों सब जगह लेन देन का लेखा जोखा जहां भी रखा जाता है वहां सब जगह अंकेक्षण किया जा सकता है। अंकेक्षण कैसी है? स्वतंत्र जांच है। इसमें स्वतंत्र होकर ऑडिटर आके खातों को चेक करता है। लेखा पुस्तकों की जांच किसके आधार पे, प्रूफ के आधार पे करता है, ये मैंने आपको समझाया था। प्रमाणकों के आधार पे, अन्य सूचना उनके आधार पे, बिलों के आधार पे, चेक की कॉपी के आधार पे, रसीद के आधार पे, इन सब के आधार पे लेखा पुस्तकों की जांच करता है। प्रूफ के आधार पे, स्पष्टीकरण के आधार पे। तो लेखा पुस्तकों की जांच प्रमाणकों, अन्य सूचनाओं व स्पष्टीकरण के आधार पर की जाती है। अंकेक्षण गणितीय शुद्धता की जांच के साथ साथ विवेचनात्मक जांच है। ये किसने कहा? सीए इंस्टीट्यूट ने अंकेक्षण को विवेचनात्मक जांच बताया, जो हिसाब की पूर्ण शुद्धता को प्रकट करता है। ये हो गई अंकेक्षण की विशेषताएं। अब मेरे लाडले दोस्तों, थोड़ी सी और भारी पड़ेगी ये क्लास आज की, बाकी तो आगे बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आज धैर्य बना के रखें। अशुद्धि और कपट में अंतर क्या है दोस्तों? कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति है दोस्तों, अशुद्धि कर दी मतलब गलती हो गई। गलती तो दोस्तों, गलती शब्द से ही पता लग रहा है। अशुद्धि का मतलब गलती तो अनजाने में होती है ना। गलती तो जानबूझकर करता है, वो गलती थोड़ी हुई, वो फ्रॉड हुआ, कपट हुआ, धोखा हुआ। तो दोस्तों अनजाने में होती है अशुद्धि। पकड़ना आसान होता है। जो दोस्तों गलती होती है तो उसको कोई छुपाने का प्रयास थोड़ी किया जाता है, उसके सबूत थोड़ी मिटाएगा। गलती से हो गया मेरे से कोई काम, तो उसको पकड़ना आसान है ना। इससे संस्था को लाभ भी हो सकता है, हानि भी। तो दोस्तों गलती तो कैसी भी हो सकती है दोस्तों। गलती से तो संस्था को ये भी हो जाए, गलती से तो प्रॉफिट भी हो जाए, और गलती से तो नुकसान भी हो जाए। दोनों ही बात है। गलती तो कैसी भी हो सकती है, प्रॉफिट भी हो सकता है गलती से, और नुकसान भी। मान लीजिए 5,000 रुपये लिखना था, रिकॉर्ड करना था, 5,000 रुपये खर्चा लिखना था, खर्चा नहीं लिखा, तो दोस्तों ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, वृद्धि हो गई प्रॉफिट में। और अगर मान लो ये 5,000 रुपये लिखना था और इसकी जगह 5,000 की जगह 15,000 लिख दिया, तो दोस्तों ये संस्था को नुकसान हो गया। तो गलती से अशुद्धि हो गया है, गलती से लिखा गया, तो इससे हानि भी हो सकती है और लाभ भी। तो दोस्तों अशुद्धि का क्या होता है? अब कपट, कपट जानबूझकर किया जाता है दोस्तों। आप सबको पता है कपट धोखा तो अपन किसी के साथ जानबूझ के करेंगे। इसे पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि कपट जब करता है कोई व्यक्ति तो उसके सबूत मिटाता है, तो इसलिए उसको पकड़ना मुश्किल होता है। संस्था को सदैव हानि होगी दोस्तों। कोई व्यक्ति फ्रॉड करेगा तो दोस्तों, कोई संस्था के साथ, कोई दुकानदार है उसके साथ कोई कर्मचारी उसका धोखा करेगा, तो वो उस संस्था को नुकसान ही पहुंचाएगा, फायदे के लिए थोड़ी कपट करेगा। तो दोस्तों अब ये दोनों का अंतर, अशुद्धि क्या है? अनजाने में होती है, कपट जानबूझकर किया जाता है। अशुद्धि पकड़ना आसान होता है, कपट पकड़ना मुश्किल होता है। इसमें संस्था को लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। इसमें सदैव हानि होती है। ये अंतर समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं आज का, कहां से मिलेगा 100%। दोस्तों ये मान के चलना, आप एग्जाम में जब पेपर दे के बाहर आओगे और जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा एग्जाम के पेपर का, तो दोस्तों आपके सामने मिलेंगे ये स्थितियां। यूं के यूं यहां से क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको दोस्तों। एक क्वेश्चन यहां से कपट के प्रकार से भी मिले। टीमिंग एंड लीडिंग। टीमिंग एंड लीडिंग क्या है? तो कपट के प्रकार हैं, ये एक तरह से कपट का प्रकार है। टीमिंग एंड लीडिंग शब्द ही प्रयोग करेगा। इन शब्दों का कोई हिंदी अर्थ वो प्रयोग नहीं करेगा। एग्जाम में आपको टीमिंग एंड लीडिंग मिलेगा, या तो टीमिंग मिलेगा या लीडिंग। इसमें फ्रॉड या कपट के अंतर्गत क्या करता है? अकाउंटेंट द्वारा एक व्यक्ति से प्राप्त व्यक्ति के उनके धन को गायब कर देता है। दूसरे व्यक्ति से प्राप्त धन राशि को बदले पहले व्यक्ति के खाते में एंट्री की जाती है। यह जब तक चलता रहता है जब तक पकड़ा न जाए। अब इसमें प्रक्रिया क्या हो रही है समझना। टीमिंग एंड लीडिंग में क्या करता है दोस्तों? एक कर्मचारी है, मान लो राम नामक कैशियर है। इसका काम क्या है? कैश, कैश लेना है। कैश इकट्ठा कौन करता है दोस्तों? राम। राम कैश इकट्ठा करता है, काउंटर पे बैठता है, और कैश लेने का काम राम का है। तो दोस्तों ये क्या करेगा? मान लो राम को कोई एक सामान दिया, उससे पैसे प्राप्त हुए, उनको अपनी जेब में डाल लिया।
ठीक है। एस एस से जब पैसे प्राप्त हुए तो राम के खाते में जमा कर देगा। भाई ये राम से प्राप्त हुए हैं, एस को नहीं दिखा करके राम के में कर देगा। जब आर से प्राप्त होंगे तो दोस्तों राम के में कर दिए एस के, तो एस के को आर में जमा कर देगा, आर के में नहीं दिखाएगा। ताकि जैसे मान ले अब ये पकड़ा गया, मालिक ने कहा अरे यार तू राम ने पैसे दे के गया था वो लिखे नहीं तेने। मालिक जब उसको ऐसा बोलेगा आर के संबंध में कि आर जो पैसे दे के गया था वो लिखे नहीं, तो कह देगा साहब मैं तो भूल गया, ये तो अभी दे के गया था, क्योंकि लास्ट की ट्रांजेक्शन है ना। कह देगा भूल गया, लिखता हूं। अगर नहीं पकड़ में आया, मालिक को पता ही नहीं लग रहा, तो दोस्तों वो राम का जब एस राम के बाद मान लो टी आया पैसे देने, तो टी के पैसे प्राप्त करेगा तो वो आर के खाते में लिख देगा, टी के खाते में रह जाएंगे। तो इस प्रकार से ये फ्रॉड करता रहेगा लास्ट तक, फिर जब तक ये नौकरी करेगा ऐसे ही चलाता रहेगा काम, पकड़ में जब तक नहीं आए। पकड़ में आ जाएगा उस दिन, तब तक पकड़ में नहीं आए तब तक ये टीमिंग और लीडिंग कपट कहते हैं इसको। समझ में आ गया होगा टीमिंग और लीडिंग कपट कैसा होता है, बाकी इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक एक पेज का आप साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये दूसरे प्रकार का कपट होता है, धोखा होता है, काइटिंग होता है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? काइटिंग बोलते हैं। ये शब्द यो के यो मिलेंगे दोस्तों। इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन जानबूझकर बैंक शेष को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है ताकि उपयोगकर्ताओं को भ्रमित किया जा सके। अब लाड लो, काइटिंग में क्या करता है दोस्तों? काइटिंग में क्या करता है, मान लो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट इस प्रकार से होती है। तो दोस्तों इसमें एक जगह कैश लिखा जाता है कि संस्था में कैश कितना है, मान लो 1 लाख। तो दोस्तों इसको 1 लाख रुपए संस्था में वास्तव में कैश है, और साल के अंत में जब ये बैलेंस शीट साल के एंड में तैयार की जाती है तो उस समय इसमें एक जीरो और बढ़ा देता है, 10 लाख कर लेता है इसको। तो दोस्तों ये जो लिख रहा है ये झूठ मूठ में लास्ट में वर्ष के अंत में नगद को बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं काइटिंग। और ये क्यों किया जाता है दोस्तों? मान लो बैंक से लोन लेना है, तो बैंक क्या करता है, किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति जानने के लिए कि ये वापस लौटाएगा या नहीं, ऐसी कैसी स्थिति है, तो उसकी बैलेंस शीट चेक करता है दोस्तों। बैंक उसकी बैलेंस शीट चेक करता है। बैंक क्या करता है, उसकी बैलेंस शीट चेक करता है। अब ये बैलेंस शीट चेक कर रहा है तो कैश 10 बढ़ा के बैंक चेक करेगा और उसके आधार पे उसको लोन देगा। तो बैंक को गुमराह करने के लिए दोस्तों, ये कोई और व्यक्ति है, कोई इस संस्था में नौकरी करना चाहता है या इस संस्था में हिस्सेदारी पार्टनर बनना चाहता है, तो उसको गुमराह करने के लिए बढ़ा चढ़ा के दिखाना, तो ये दोस्तों होता है काइटिंग। दूसरे प्रकार का कपट हो गया काइटिंग। वैसे ये पढ़ने से भी समझ में आ जाएगा, ये अपने देश में नहीं होता है, ये पाश्चात्य देशों में बहुतायत में पाया जाता है। तीसरा होता है विंडो ड्रेसिंग, दार्शनिक साज सज्जा। तीसरे प्रकार का कपट होता है विंडो ड्रेसिंग। तो दोस्तों पहला कपट कौन सा था? टीमिंग एंड लीडिंग। दूसरा काइटिंग और तीसरा विंडो ड्रेसिंग। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, ऋणदाताओं से ऋण प्राप्त करने के लिए जानबूझकर संपत्ति को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, इसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। या दोस्तों बैलेंस शीट में लिखी जाती है, जैसे फर्नीचर है, इस प्रकार से मशीन, किसी व्यापार में मशीन है तो उनकी संपत्ति का यहाँ पे मूल्य लिखा जाता है। कैश है तो इनमें इनको बढ़ा चढ़ा के क्यों दिखा रहा है? किसी से या तो लोन लेना है झूठ में, अरे यार मेरे पास 10 लाख की तो मशीन पड़ी है, फर्नीचर पड़ा है इतने रुपए का, तो देख ले मेरी बैलेंस शीट में देख कितने का पड़ा है। तो ये सब धोखा करने के लिए जब संपत्ति को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है तो उसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। मैं वापस दे दूंगा आपको, यार मेरे पास इतने की तो संपत्ति पड़ी है। गांव में ऐसा खूब होता है, कहेगा यार 5, अरे मेरे बैंक में पड़े हैं यार 10 लाख लेकिन निकल नहीं रहे, 5 दिन बाद मैं आपको लौटा दूंगा बैंक से निकलवा के। अब अगला सोचेगा यार देख मेरे बैंक में स्लिप देख, स्लिप पता नहीं कब की होती है। तो व्यक्ति को धोखा देने के लिए जब संपत्ति को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है तो उसको विंडो ड्रेसिंग कहते हैं।
काइटिंग हो गया। तो दोस्तों इन तीनों में से आपको वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। किस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, ये आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी बहुत मिल जाएंगे। अब दोस्तों दो महत्वपूर्ण केस हैं ऑडिटर के संबंध में। दोस्तों कोई कोर्ट में किंगस्टन कॉटन मिल्स केस, दोस्तों ये 1896 में क्या हुआ, किंगस्टन कॉटन मिल थी, कोई कपड़े की मिल थी, किंगस्टन उसका नाम था, कॉटन मिल्स थी, उसका कोई केस हो गया आपस में। और उस केस के अंतर्गत अकाउंट जो ऑडिटर था, अंकेक्षक था, उसके ऊपर केस कर दिया कि साहब इसने हमारे साथ धोखा कर दिया। तो उस केस में कुछ पॉइंट्स जज साहब ने कहे हैं, ये पॉइंट्स एग्जाम में पूछता है कि इस लोब्स जज साहब ने किंगस्टन कॉटन मिल्स केस कब हुआ। पहले तो सबसे पहले ये पूछता है, एक क्वेश्चन आपको यहां से भी मिलेगा। दोस्तों मैं आपको देखना क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूं, इससे इससे ज्यादा दोस्तों आपके लिए ऑडिटिंग में कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको एक एक क्वेश्चन भी बता के चल रहा हूं कि कहां से क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण केस ये कहां से आया, 100% यहां से क्वेश्चन आएगा। किंगस्टन कॉटन मिल केस कब आया, 1896 में आया। दो महत्वपूर्ण केस हैं, 100% ये कहां से आया, किंगस्टन कॉटन मिल केस कब आया, 1896 में आया। ये किसने, जज ने दिया। आपसे पूछेगा किंगस्टन कॉटन मिल केस कब हुआ, तो दोस्तों आपको करना है 1896। दोस्तों आपसे पूछेगा जज साहब कौन थे किंगस्टन कॉटन केस मिल के, तो लॉब्स थे। लॉब्स ने निम्नलिखित में से क्या क्या कथन कहे, इस केस के मामले में फैसला सुनाया तो उसने ये कथन कहे। तो दोस्तों अंकेक्षक को क्या कहा, एक शिकारी करने वाला कुत्ता नहीं होता है। दोस्तों अंकेक्षक के बारे में क्या कहा, लॉब्स ने 1896 में किंगस्टन केस कॉटन मिल में जज साहब ने कहा अंकेक्षण एक शिकारी करने वाला कुत्ता नहीं होता, उसका कार्य रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है। आपसे पूछेगा दोस्तों यहां से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, अंकेक्षक एक शिकार करने वाला कुत्ता नहीं है, ये रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, ये किस जज ने कहा था, तो ये लॉब्स ने कहा था। किस केस में कहा था, किंगस्टन कॉटन मिल केस में कहा था। कब, किंगस्टन कॉटन मिल केस कब हुआ, 1896 में हुआ। इसमें जज कौन था, लॉब्स था। दूसरा पॉइंट इसने क्या कहा, बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए कपट के लिए अंकेक्षक उत्तरदायी नहीं है। दूसरा कहा कि यार बड़े अधिकारियों ने मिली भगत से अगर कोई फ्रॉड किया है तो ऑडिटर उसमें चेक करने वाला क्या करेगा, वो बिल ही फर्जी बनवा के लगा दिए कि साहब ये ले मैंने तो इतने का भुगतान किया है, तो उसमें अंकेक्षक क्या करेगा। तो ऐसी स्थिति में बड़े अधिकारियों द्वारा सावधानी पूर्वक किए गए कपट के लिए अंकेक्षक उत्तरदायी नहीं है। ये किस जज ने कहा, लॉब्स ने कहा, किंगस्टन कॉटन मिल में कहा ये कथन भी। बिल्कुल अंतिम चरण में अब अपनी क्लास, अंकेक्षक को संदेहशील नहीं होना चाहिए। अब आपसे ये भी पॉइंट देके पूछ सकता है कि अंकेक्षक को संदेहशील नहीं होना चाहिए, ये को किस केस में कहा गया, किंगस्टन कॉटन मिल में। और चौथा का अंकेक्षण अपना कार्य में उचित सावधानी और चतुराई बरतनी चाहिए। तो आपको चारों पॉइंट याद रखने, किंगस्टन कॉटन के मिल्स केस में क्या क्या चारों पॉइंट थे। तो और अगला क्या है, लंदन दूसरा केस हुआ दोस्तों, लंदन जनरल बैंक केस हुआ। इसमें जज कौन थे, लिंडले थे। ये 1895 में हुआ, 1896 या 1895। दोस्तों ये डेट पे मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ डेट को लेके। लिंडले ने क्या कहा, निम्नलिखित केस में निम्न कथन कहे, अंकेक्षक को अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। किस जज ने कहा, लिंडले ने कहा। लंदन एंड जर्नल मिल केस में कहा सत्यता की गारंटी देना अंकेक्षक का कर्तव्य नहीं है। गारंटी शब्द का प्रयोग किसने किया, जनरल एंड लंदन एंड जर्नल बैंक में लिंडले ने किया ये भी। और बीमा करता किसने कहा, तो ये भी लंदन और जर्नल केस में कहा। और अशुद्धियों को पकड़ने की गारंटी नहीं देता है, तो दोस्तों गारंटी शब्द लंदन एंड जर्नल केस में लिंडले ने प्रयोग किया। तो दोस्तों ये दोनों केस में से आपको ये लाइनें दे देगा और पूछेगा ये किस केस के संबंध में है या इनमें से कौन सी इस केस से संबंधित नहीं है। तो इनको आपको दोनों को यूं के रटने हैं, ये आपको मैंने समझा दिया। अब आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, समय बहुत अधिक हो गया। पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो दोस्तों आज की क्लास का डाउट आपको जरूर क्लियर करना है। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, आज की क्लास का अगर डाउट क्लियर नहीं करोगे तो आगे की क्लासें समझ में नहीं आएंगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। समय अधिक हो गया, 1 घंटा लग गया, कोई बात नहीं। धन्यवाद।